हैमलेट को इंग्लैंड भेज दिया जाए, सब टेंशन खत्म हो जाएगा, यहां का मामला हम समझ लेंगे। क्लाउडियस गेम खोलता है, लेकिन इसी बीच में क्या है, ये एकदम अलग भटका भटका सा रहने लगता है। इधर वहां का एक जो है चीफ एडवाइजर है जिसका नाम पोलोनियस है। ध्यान रखना है, ये कौन है? पोलोनियस एक चीफ एडवाइजर है। इसका एक बेटा है और एक बेटी है। इसका एक बेटा है जिसका नाम है लॉर्ड्स। इसकी एक बेटी है ओफिलिया, जिसको प्रिंस हैमलेट बहुत प्यार करता है। इसके एक बेटी भी है। तो इसका बेटा जो है ये लॉर्ड्स को फ्रांस भेज रहा है कि तुम फ्रांस जाओ। कहां जाओ? फ्रांस जाओ, और वहां पर पढ़ाई लिखाई या जो भी आगे करना है। और इसी बीच में ये जो लॉर्ड्स है अपनी बहन ओफिलिया से कहता है कि तुम प्रिंस हैमलेट से दूर रहा करो, उसके साथ नहीं रहो, क्योंकि वो राजा घराने का है, राजघराने का है, तुम्हारे साथ धोखा हो सकता है, तुम दूर रहा करो। और इसी बीच जो है इसको भेज दिया जाता है, फ्रांस चला जाता है लॉर्ड्स, यानी ओफिलिया यहां पर क्लियर रहने लगती है। ओफिलिया के पिताजी आते हैं और उससे पूछते हैं, जिसका नाम है पोलोनियस, कि क्या कह रहा था हैमलेट। कहता कुछ नहीं, बस वो मुझसे बहुत प्यार करता है। कहकर नहीं, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, हैमलेट से बहुत पास नहीं आना चाहिए। वो शायद परेशान भी था क्योंकि पिता की डेथ हुई थी। लेकिन इधर जो है थोड़ा सा शक हो रहा था क्लाउडियस को कि कहीं मेरे भतीजे को यानी प्रिंस हैमलेट को कुछ पता न चल जाए मेरे बारे में, इससे वो थोड़ा सा परेशान सा रहता था। यह बात उसने पोलोनियस से कहा कि थोड़ा ध्यान रखना है किस पर? हैमलेट पे। होरेसियो जो कि ओथेलो का मित्र है, और बार बार ओथेलो रहा, ये जो हैमलेट का प्रिंस हैमलेट का मित्र है और इसकी केयर भी करता है। लेकिन ये देखता है कि आजकल ये अजीबोगरीब हरकत कर रहा है। लेकिन एक्ट 1 में ही आपको बता दें कि जब हैमलेट जाता है और भूत से मिलता है तो उसके पिताजी का भूत उससे बात करता है, कहता मैं कोई और नहीं तुम्हारे पिता का भूत हूं, और लोगों ने ऐसा कहा है कि सांप काटने से मेरी मृत्यु हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे चाचा ने मुझे मरवाया है और उसने मेरे कान में जहर डाल दिया है और र्यूमर फैलाया कि सांप काटने से मरा है। अब इस बात का दुख तो होता है प्रिंस हैमलेट को कि बहुत ज्यादा दुख होते हैं, लेकिन फिर ये थोड़ी देर के लिए सोचता है कि ये भूत है, ऐसा संभव नहीं है, और फिर देखा जाएगा, ऐसा जो भी होगा। वो फिर नॉर्मल सा रहने लगता है, लेकिन शक तो है। ये सोचता है कि आखिर कभी इस तरह से जो मैटर क्या है हम आगे पता कर लेंगे, और फिर शांत रहता है। लेकिन इसकी बिहेवियरल चेंजिंग होता है। इस बिहेवियरल चेंजिंग को देखकर जो है क्लाउडियस बड़ा डर जाता है। इसके दो दोस्त को बुलाए जाते हैं, जिसका नाम है रोसेनक्रेंस एंड ग्लिस्टर करा है गिल्डनस्टर। ये दोनों हैमलेट के मित्र हैं। इन दोनों कहा जाता है तुम्हें अवार्ड रिवार्ड दिया जाएगा यदि तुम पता कर लेते हो कि ये हैमलेट आजकल परेशान क्यों रहता है, इसकी परेशानी का वजह क्या है। यदि तुम्हें पता कर लोगे तो तुम्हें जो है क्या मिलेगा? प्राइज मिलेगा। लेकिन ये दोनों दोस्त आते हैं हैमलेट के पास, तो हैमलेट को इस बात का शक हो जाता है कि ये दोनों को जानबूझ के मेरे चाचा ने भेजा है मेरे बारे में पता करने का। स्ट्रेंज बिहेवियर करने लगता है। इस बीच में इस दोस्त को नहीं पता चलने देता है। फिर पोलोनियस जो है अपनी बेटी ओफिलिया को भी भेजता है, तुम पता करो कि आखिर हुआ क्या है। तब भी वो मिसबिहेव करता है ओफिलिया के साथ। ओफिलिया कहती पापा सच पागल सा हो गया है, एकदम अजीब बिहेव करता है। इस सबको भी लगता है कि पागल हो गया है। इसी बीच में ये सोचता है क्लाउडियस इसका चाचा कि क्यों ना हम इसको इंग्लैंड भेजवा दे, और इंग्लैंड भेजवा के वहीं पर हम एक लेटर लिख देंगे और लेटर लिख के वहां पर मरवा देंगे, ऐसा वो सोचता है। इसी बीच में क्या होता है कि इसको इंग्लैंड तो भेजा जाता है, लेकिन वो इंग्लैंड में लेटर का एराफेरी कर देता है। उस लेटर को ये पढ़ लेता है। इसको पता चल जाता है कि ये मुझे मरवाना चाहता है, और वहां से वो भाग के चला आता है। जिसके साथ भेजा गया उसी को वो उल्टा लेटर में लिख के मरवा देता है। अब जब वो आता है तो इसी बीच में क्या होता है, उसके पहले का एक सीन क्या होता है कि वो उसकी मां बुलाती है कि बेटा आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम ऐसे क्यों करते हो, तुम्हारे पापा, तुम्हें नहीं पता है कि वो कौन है? क्लाउडियस तो कहता है कि हमें पता है कि वो जो है मेरे पिताजी के भाई हैं और तुम मेरे पिताजी के भाई की पत्नी हो। बहुत अजीब बिहेव करता है। इसी बीच में क्या होता है, क्लाउडियस पोलोनियस को भेज देता है सुनने के लिए कि आखिर सुनो कि मैटर क्या है। ये मैटर सुनने के लिए जब भेज देता है तो वो अपनी मां से बात करते समय उसको शक होता है कि कोई पर्दे के पीछे सुन रहा है। तो प्रिंस हैमलेट क्या करता है, वो एक जो है उसके पास तलवार है, वो एकदम भोंक देता है और वो उस पर्दे के पीछे से जो है लग जाता है पोलोनियस को। यही पोलोनियस का डेथ हो जाता है मां के सामने। पोलोनियस के डेथ के बाद पोलोनियस के बॉडी को वो गायब कर देता है
क्लॉडियस वगैरह खोज पाता है तो मिलता तक नहीं, इसके दोस्त भी खोजते हैं तब भी नहीं मिलता है। और प्रिंस हेलमेट जब लौट के आता है तो इधर देखता है कि जो ओफेलिया है वो अपने पिता के मृत्यु के याद में जो है वो पागल हो गई है और पागल होके साथ पानी में डूब के मर गई है। मरने के बाद जो है उसे दफनाने के लिए ले जाया जा रहा है। उधर प्रिंस जो है वो भाग के होरेसियो से पहले मिलता है और होरेसियो को सारी बातें बताता है कि हम इंग्लैंड से भाग के क्यों आए हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा मैटर था। इसी बीच में एक और व्यक्ति वापस आता है फ्रांस से, वह है लॉर्ड्स। लॉर्ड्स जो है ये वापस आता है, अपने पिता की मृत्यु की बात सुन के आग बबूला हो जाता है। साथ ही साथ पता चलता है कि मेरी बहन की भी मृत्यु हो गई है। अब बहन की जो है ताबूत में रखकर और बहन की मृत्यु का जो है वो लोग जो बॉडी है उसको लेके जा रहा है दफनाने के लिए। उस बॉडी के दफनाने से पहले ही वहां पर प्रिंस हेमलेट है ये पहुंच चुका है और वहां दो व्यक्ति जो है कब्र खोद रहा है। उससे पूछ रहा है कि किसके लिए खोदा जा रहा है, लड़की के लिए या लड़का के लिए। कहता है शायद लड़की के लिए है। उस प्रिंस को वहां पर जब कब्र खोद रहा है तो वहां पर यह भी मिलता है, एक कंकाल भी मिलता है। उसको कहता है कि ये तुम्हें अंदाज लगा के बताओ कि लगभग कितने साल पहले का ये जो है स्कल है। तो कहता है ये लगभग 9-10 वर्ष का है। तो इसे याद आता है कि मुझे बचपन में जिसके साथ हम खेला करते थे शायद उसी लेडीज का जो है ये स्कल है। और इसी बीच में जो है वो देखता है छिप जाता है होरेसियो एंड हेमलेट। अब क्या होता है एक्ट 4 में कि वो लोग आते हैं और दफनाने के क्रम में ही जब उसे पता चलता है हेमलेट को कि ये कोई और नहीं ओफेलिया ही, तो वह वापस आ जाता है उस कब्र में कूद के और रोने लगता है। मतलब खूब ज्यादा उसको कहता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे 40,000 भाई भी मेरे जो है उससे मैं लड़ने को अंतिम सांस तक तैयार हूं मेरे अपनी इस प्रेमिका के लिए। और यहाँ अपने प्यार का जो है मतलब जो डेप्थ है इसको हेमलेट जो है दिखाता है। लेकिन यहाँ पर किसी तरह जो है इस झगड़े को टाल दिया जाता है, इस मोलो को टाल दिया जाता है। और लास्ट में क्या होता है कि इसी बीच पता चलता है कि जो नॉर्वे का राजा है ये जो है इस पे अटैक किया है, उसका नाम है 14 वर्ड्स। इस बीच में इसके अटैक का सीन के बाद जस्ट दोबारा एक चौथा लास्ट सीन होता है जहां पर भूत का इसके पिताजी फिर आते हैं और कहते हैं कि मौका जो है फिर से होगा, यही मौका मिल रहा है। हालांकि एक मैटर बीच में भी हमने छोड़ दिया जो कि एक अपने दोस्तों के साथ मदद लेके ड्रामा कंपनी की शुरुआत करवाता है, जहां पर ये ड्रामा करवाता है अपने चाचा के बारे में पता लगाने के लिए कि मेरे चाचा ने मेरे पिता को मारा है कि नहीं। और वैसा ही कहानी का ड्रामा दिखाता है जिसमें ड्रामा में जो राजा होता है उसका भाई उसके कान में जहर डाल के मार देता है। और इस बात से जो क्लाउडियस होता है वो परेशान सा हो जाता है क्योंकि उसने भी ऐसा ही किया था। और इस बात को ऑब्जर्व करवाता है अपने दोस्त के माध्यम से, कौन, हेलमेट। तो इसे पता ही चल जाता है कि मेरे चाचा ने मेरे पापा को मृत्यु मरवाया था और खुद का भी मृत्यु के बारे में पता चल जाता है कि इंग्लैंड में मुझे मरवा देगा। फाइनली क्या होता है कि अब इधर जो है क्लाउडियस जो कि चाचा है इसका, और क्लाउडियस क्या करता है इधर कि इस लैटस को जो कि प्लोनियस का बेटा है इसको सिखा देता है कि अभी तुम दोनों का हम एक ड्यूअल करवाएंगे, ये तलवारबाजी करवाएंगे। इस तलवार में जहर लगा होगा, तुम उस तलवार से थोड़ा सा मजाक मजाक में नोक झोंक में मार देना, उससे जो है प्रिंस हेलमेट जो है मर जाएगा, तुम्हारा पिता का बदला भी पूरा हो जाएगा। और यदि वहां से नहीं मरता है तो इस एक ड्रिंक बनाए हुए था जिसमें पॉइजन था, वो ड्रिंक उसको दे दिया जाएगा, उस ड्रिंक को पिलवा के मार दिया जाएगा। यानी एनी हाउ किसी न किसी तरह जो है हमें मार देना है किसको, प्रिंस हेमलेट को। ये साजिश में दोनों का ड्यूअल शुरू होता है। यहां पर अभी प्रिंस हेमलेट और लैट्स जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ ड्यूअल करते हैं। ड्यूअल के क्रम में ही तलवार एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाता है और एक्सचेंज में वो तलवार जो है बेसिकली ये तलवार जो है एक्सचेंज होने के बाद जो है ये हेलमेट प्रिंस हेलमेट क्या करता है, ये क्लाउडियस को चलाता है। लेकिन इस क्लाउडियस के मरने से पहले ही जो वहां पर एक पॉइजनस ड्रिंक होता है वो ड्रिंक कौन ले लेता है, तो वो ड्रिंक आती है और गटरूट जो ड्रिंक को पी जाती है और ड्रिंक को पी के वहां मर जाती है। इस प्रकार मां भी मर गई। वहां पर प्रिंस हेलमेट जो है और किसको मार दिया, लार्ड्स को भी जो है घायल कर दिया था, जिस कारण ये भी मर जाता है। उसके बाद जो हेमलेट है ये अपने जो चाचा है इस क्लाउडियस को भी उसी तलवार से मार देता है। और इसी तरह जो है इस स्टेज पर पूरा एक तरह से जहां ड्यूअल हो रहा था लाश ही लाश बिक जाता है। पूरा डेनमार्क जो पूरा डेनमार्क का था साम्राज्य को हेलमेट खत्म कर देता है। इस तरह से ये ट्रेजेडी हमने इन शॉर्ट में कोशिश करा है, हालांकि इतना छोटा भी है नहीं कि जिसे इन शॉर्ट में पढ़ा दिया जाए। यदि मन करे कहानी वगैरह जानने का तो बहुत सारे यूट्यूब पे भी हैं, समरीज वाइज भी आप देख लेंगे तो बढ़ जाएगा। बेसिकली हमें जो ध्यान रखना है ना, इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, तो कैरेक्टर का नाम याद रखना है बस। इसके अलावा याद रखना है 5 एक्ट है। डेनमार्क में सेटिंग रखी गई थी, नॉर्वे का राजा अटैक किया था,
पब्लिकेशन 1604 है। ये फर्स्ट पोलियो का वर्क है जो 1623 ईस्वी में आया था। और ये जो भूत आया था एलिसनोर कैसल में आया था। इसमें टू बी और नॉट टू बी एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट दी गई थी। टू बी और नॉट टू बी का, करे कि नहीं करे, मतलब चाचा को मारे कि नहीं मारे, ये मन में इसके आ रहा था कि उसने गलती किया कि नहीं किया। तो ये सीन जो है ये ऑलमोस्ट जो है आपने देखा प्रिंस हैमलेट का एक रिवेंज ट्रेजेडी था। ये भी क्वेश्चन याद रखना है। ये क्या है? एक रिवेंज ट्रेजेडी है। इन्होंने अपने पापा के मृत्यु का जो है डेथ का बदला लिया है अपने चाचा को मारकर। फिर हमने कहा था कि एक छोटी सी कहानी और पढ़ेंगे। ये भी एक किंग लियर नाम का एक ट्रेजेडी है। इसमें जो है कहानी यूं होता है कि एक राजा होता है जिसका नाम किंग लियर है। उसके 3 बेटियां होती है ना, गोनोरिल, दूसरी बेटी होती है रीगन एंड तीसरी बेटी कॉर्डिलिया होती है, जो सबसे सीधी छोटी होती है और बहुत प्यारी होती है, सीधी सादी होती है। ये अपने पिता को बहुत प्यार करती है लेकिन वो दिखावा नहीं करती। जबकि इसके जो 2 बेटियां हैं गोनोरिल एंड रीगन, ये दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं और दोनों धूर्त टाइप की बेटियां हैं। दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों धूर्त बेटी हैं। पता नहीं क्या इनके माइंड में आया, किंग लियर अपने बेटियों को बुलाते हैं और कहते हैं, किंग लियर याद रखना है 1606 का वर्क है और ये जो है स्टार्ट होता है ये डोवर कैसल का सीन है जहां पर। तो कहानी में इसे शुरुआत होता है, ये तीनों बेटियों को बुला कहते हैं कि भाई कौन सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो सारी बेटियों में गोनोरिल कहती है कि पिता को जैसे प्यार करना चाहिए वैसे ही करते हैं, जबकि दोनों बेटी जो थी गोनोरिल एंड रीगन ये बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अपने पिता को बोलते हैं। इसी बीच में कॉर्डिलिया को घर से भगाने की बात होती है, लेकिन वहां पर जो है कॉर्डिलिया से शादी करने के लिए प्रिंस ऑफ फ्रांस का एक राजकुमार होता है, उसने जो है कॉर्डिलिया से शादी करके फ्रांस शिफ्ट हो गई। यानी छोटी वाली बेटी चली जाती है। इधर अब गोनोरिल और रीगन जो है अपने पिता के सारे चीजें जो है कब्जे करना शुरू कर दिया है। केंट जो कि उसका एक दरबारी है, एक सैनिक है जो देखभाल करता है किंग लियर का। अब यहां पर क्या होता है, किंग लियर का एक राज घराने और राजशाही जीवन जीने का तरीका है। 100 दरबारियों के साथ जो है ये हमेशा रहा करता है। उसके ढेर सारे खर्च हैं और किंग लियर ने एक बड़ी गलती क्या किया कि अपने बेटियों के नाम ने अपनी प्रॉपर्टी कर दिया। अब इनकी बेटियां चाहती नहीं है कि ये यहां पर रहे और इसी बीच में क्या होता है कि ये जो दरबारी कवि केंट था इसको भी भगा दिया जाता है। क्या किया जाता है? बैनिश कर दिया जाता है, बैनिश कर दिया जाता है, देश से निकाल दिया जाता है भाई कि इसने जो है सारी बात बता दी और कॉर्डिलिया का पक्ष रखा। तो लेकिन ये केंट को पता होता है कि मेरा मालिक का बुरा हाल हो जाएगा, तो ये वापस लौट आता है अपने नया नाम के साथ। ये अपना वेश बदल लेता है और अपना नाम कैस रख लेता है और दोबारा से जो है ये कैस जो कि केंट ही है ये वापस लौट के आ जाता है। इसी कहां पे? तो ध्यान रखना है डोवर कैसल में, यहीं पर लौट के पुनः आ जाता है। अब यहां पर देखता है कि इसकी जो बेटी है वह एक ग्लॉस्टर है जो फ्रांस का राजा है। अब वहां पर देखता है कि इसकी जो बेटी है, ये जो ग्लॉस्टर है ये एक्चुअली में किंग लियर का फ्रेंड है। ये आता है, इसके साथ 2 बेटे आते हैं, एक का नाम एडगर होता है, एक का नाम एडमंड होता है। इन दोनों बहनों ने क्या की, गोनोरिल और रीगन दोनों बहन एक ही लड़का से प्यार कर लिया। उस लड़के का नाम था एडमंड। अब ये दोनों का दोनों एक ही लड़का से प्यार करने लगती है कि हमें यही पाना यही पाना। इस गुस्से में ही क्या करता है, हालांकि बाद में गोनोरिल शादी कर लेती है अल्बेनी से। किससे शादी करती है? गोनोरिल की शादी अल्बेनी से हो जाता है, जो कि ठीक ठाक लगता है। अब गोनोरिल क्या करती है कि इस रीगन को जहर देके मार देती है और उसके बाद उसमें क्या होता है सीन में कि रीगन और गोनोरिल दोनों जो है अंत में लास्ट में एक दूसरे को जहर देके जो है मारने में कामयाब हो जाते हैं। इस बात का पता उसके पति को भी बाद में आता है, जो कि इस शहर का राजा के रूप में जो है यहां पर ये राजा बन के तैयार हो जाता है। इसी बीच में ये जो किंग लियर है ये पागल हो जाता है और उस डोवर कैसल के पास रहने लगता है। पागल होकर बड़बड़ाता है, आई एम द किंग, आई एम द किंग, आई एम द किंग करके करता है। इसके बाद जो है इसकी बेटी आती है और जो कॉर्डिलिया है, कॉर्डिलिया और अपने दामाद यानी प्रिंस जो है ये आके उसके पिताजी को अपने लेके चले जाते हैं। हालांकि वो पागल होके मर जाते हैं। बेसिकली कहानी में जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान रखने की जरूरत है कि बेटियों का नाम क्या था, किंग लियर की बेटियों का नाम क्या था
और किंग लियर में कौन सा बिलीफ को दिखाया गया है? तो पैगन बिलीफ को दिखाया गया है किंग लियर में। किसको दिखाया गया है? किंग लियर में पैगन बिलीफ को दिखाया गया है। दूसरी बात याद रखना है कि कॉर्डेलिया जो है किससे शादी करती है? तो प्रिंस ऑफ फ्रांस से। और गोनेरिल शादी करती किससे? अल्बेनी से। और ऐसा मानना है कि रीगन जो है शादी करती किससे? एडमंड से, जो कि किसका बेटा है? अर्ल ऑफ ग्लास्टर, ग्लास्टर का जो है बेटा है। अभी क्वेश्चन आपके साथ हम शेयर करेंगे, यहां पर क्वेश्चन के साथ आपको पता चल जाएगा। अब आपने एक कहानी और देखा होगा, कहानी का नाम है मैकबेथ। इस कहानी की चर्चा मैंने पहले भी करा है आपके साथ। थ्री बीचेज इसमें रहती है। मैकबेथ एज यू लाइक इट कॉमेडी है। मैकबेथ जो है आपका एक ट्रेजेडी है। और मैकबेथ में क्या होता है एक्चुअली, किंग डंकन, किंग डंकन कहां का राजा होता है? कोई कमेंट करके बताएं, ये किंग डंकन कहां का राजा है? ऑप्शन जल्दी से आंसर बताइए। कहां का राजा होता है? स्कॉटलैंड। कमेंट करके बताएंगे आप लोग कहां के राजा हैं किंग डंकन। एक बार कहानी हुई भी है मैकबेथ। अभी जस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होना है जी। स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का सीन है स्कॉटिश। इस राजा का दो बेटा भी है, मैल्कम जो कि बड़ा बेटा है, और एक मेलवेलियो। अब होता यूं है कि अभी का समय क्या होता है कि जो मैकबेथ है, ये मैकबेथ जो है ये थैन ऑफ ग्लेमिस है। और इसके साथ साथ एक और व्यक्ति है जिसका नाम है बैंको। बैंको और मैकबेथ ये दोनों के दोनों जो है बहुत ही वीर योद्धा हैं। और अभी ये दोनों के दोनों गए हुए हैं वार पर, युद्ध पे। और वो युद्ध जीतने की समाचार मिल गई है। और इधर थ्री बीचेज जो है प्लान कर रही है और कह रही है वेन बी ट्रायो मेट टुगेदर। हालांकि ये सीन आता है जब उस जंगल में, उस वीरान जगह में तूफान आती है, ठनका ठनकती, तो वो तीनों वहां पर प्रेजेंट होती है। और प्रेजेंट होने कारण में इसी रास्ते में इन दोनों को रोक लेता है। ऐसा लग रहा है जैसे कहानी ऑलरेडी सुनाया हुआ है मैकबेथ का, आपकी क्लासेस में कहानी हो गई है। कंफर्म करें एक बार। डोनाल्डवेन और मैल्कम बड़ा बेटा होता है। इसके बाद क्या होता है कि यहां पर कहानी में ट्विस्ट होती है। थ्री बीचेज आती है और इन दोनों का प्रिडिक्शन करती है। थ्री बीचेज क्या करती है? प्रिडिक्ट करती है, भविष्यवाणी करती है। और मैकबेथ को प्रिडिक्ट करती है कि तुम्हें इसके बाद थैन ऑफ काउडर बनाया जाएगा। सबसे पहले तो फर्स्ट बीचेज ही इसको बोल देती है थैन ऑफ ग्लेमिस हो तुम। तो इसको आश्चर्य होता है कि मेरे बारे में कैसे जानता है। दूसरी थ्री बीचेज जो है वो कहती है तुम्हें थैन ऑफ काउडर बनाया जाएगा। फिर तीसरी बीचेज ये भी कहती है कि तुम्हारे साथ जो है ऐसा होना है कि तुम यहाँ के राजा बनोगे।
फिर उसके बाद मैकबेथ पूछता है कि आखिर मेरा मर्डर कैसे क्या होगा, तो कहता है तुम्हारा मर्डर कोई धरती पर का जो इंसान नहीं करेगा, वही व्यक्ति कर सकता है जो मां के योनि से जनरल जो है बर्थ नहीं हुआ होगा। तो मैकबेथ को लगता है कि इसका मतलब हमें कोई नहीं मार सकता है। एक और अजूबा बात बोल देती है कि तुम्हारे घर के पीछे जो जंगल है, वो जंगल जब चलने लगेगा तब तुम्हारी मृत्यु होगी। किसी को याद है उस जंगल का नाम क्या था? फॉरेस्ट ऑफ। फिर बैंकों को एक और भविष्यवाणी होती है बैंकों के लिए भी, कि बैंकों कहा जाता है तुम्हारे आने वाला जनरेशन जो है, तुम्हारा जनरेशन राजा बनेगा, तुम तो नहीं बनोगे। हालांकि इसका बेटा का नाम फिलियांस रहता है, इसका बेटा एक रहता है फिलियांस। तो ये सोचता है कि चलो मेरा बेटा आगे चलकर बनेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये लोग वापस आते हैं, सही बात निकलती है और ऐसा ही होता है जैसा कि थ्री बीचेस ने भविष्यवाणी की थी। मैकबेथ के साथ भविष्यवाणी हुई बात और इसको थेन ऑफ कॉर्डर बनाया गया, बहुत धूमधाम से खुशी मनाई गई। यह बात इसके मन में नहीं रह सका और ये जाके अपने पत्नी लेडी मैकबेथ से कह देता है। ये लेडी मैकबेथ से कह देता है कि एक्चुअली ऐसे इसकी भविष्यवाणी हुई है और देखो ऐसा पहला भविष्यवाणी मेरी सत्य हो गई, मैं थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया गया। उसी के बाद रॉयल एंट्री, रॉयल गेस्ट की जो है चर्चा किंग डंकन अनाउंस कराता है, इस खुशी में हम जो है मैकबेथ के यहां ही ठहरेंगे और वहां के रॉयल गेस्ट बनेंगे। अब लेडी मैकबेथ के माइंड में कई तरह के विचार चल रहे थे कि अब हम रानी बनेंगे। हर किसी को मन में तो अब तो हम रानी बनेंगे माइंड में चल रहा था बहुत सारी चीजें। अब लेडी मैकबेथ जो है मैकबेथ को उकसाती है उसी दिन की इससे बड़ा मौका और कुछ नहीं हो सकता है, आपको आज ही तैयार हो जाना है। मैकबेथ कहता नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, रॉयल गेस्ट हैं, अतिथि हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर जैसे लेडीज का जो होता है ना एक बहाने का टाइप का जो है इस तरह का ये बनाती है यीशु की, आप क्या मर्द हैं, ये हैं, किस बहादुर से शादी हुई, आप चाहते नहीं राजा बने, मतलब उकसाने का काम जो करती है ना मेनली, ये प्रोवोक करती है एक्चुअली में, बहुत ज्यादा उकसाती है। किस काम को अंजाम देने के लिए? तो मर्डर का अंजाम देने के लिए, और वो सारी तैयारियां भी कर देती है और वैसा ही होता है जैसा षड्यंत्र रचती है। और फाइनली जो है जब किंग डंकन इसके घर पहुंचते हैं अतिथि सत्कार के रूप में, वहां दो और गार्ड होते हैं, उन गार्ड को भी उससे तलवार से मार देता है और उस किंग डंकन को भी जो वहां पर कौन क्या मतलब मैकबेथ जो है वो मार देता है। हालांकि वहां पर उस बॉडी लाश को देखकर जो है लेडी मैकबेथ ये भी कहती है कि ये तो मेरे पिता के समान दिख रहे हैं। यानी लेडी का जो नेचर है उसमें था, लेकिन होता है ना कुछ पाने की इच्छा में हर चीज को भूल जाना, ये चीज को प्रतीक भी है। और एक यहाँ काफी फेमस लाइन आता है जब ब्लड का छींटे पड़ जाते हैं और धोने का कोशिश करता है और नहीं धुलता है, तो वहां पर आता है ऑल द सेंट्स ऑफ अरविया कैन नॉट स्वीटन माई हैंड्स, मतलब जो हमारे हाथ पर दाग लग गया है वो चाहे अरब देश का कितना भी सेंट लगा दिया जाए, ये जो दाग है ना ये इसकी महक खत्म नहीं होगी, क्योंकि मैंने एक मर्डर किया है। और फिर मर्डर को पचाने का काम करता है। इसी बीच में क्या होता है कि ये मैल्कम और डोनाल्डविन दोनों बेटा इसका भाग जाता है। ये बड़ा बेटा भी भाग जाता है, इंग्लैंड भाग जाता है, डोनाल्डविन भी भाग जाता है कि मेरे पिता का हत्या हो गया तो मेरी भी हत्या हो जाएगी। अब स्कॉटलैंड का जो है अब ये मामला को सल्टाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच में एक नोबल मैन होता है जिसका नाम होता है मैकडफ, और इसके चिल्ड्रन बच्चे। कहानी थोड़ा सा यहां ट्विस्ट लेता है। मैकडफ जो है इस व्यक्ति को, मैकडफ को थोड़ा सा एक नोबेल मैन रहता है कंट्री का, इसको इस बात का शक होता है, शक तो बैंकों को भी होता है। अब वहां का राजा अपने आप को यह घोषित करता है, राजगद्दी होने की बात होती है। इसी बीच में क्या होता है कि मैकबेथ जो है इस डर से कि दुनिया को पता ना चल जाए एक एक को मरवाना शुरू करता है। उसी दिन वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और पार्टी के दिन अपने आदमियों को भेजकर बैंकों को मरवाने का कोशिश करता है। उसी रास्ते में जो है, हाँ हाइपरबोली था वो लाइन, बिरमन का जंगल, वहां पर जो है बैंकों को मरवा देता है रास्ते में भी, और रास्ता में मरवाने पर बैंकों का भूत जो है उस पार्टी में अपीयर होता है, जहां पर ओथेलो पागल सा हरकत करता है इस बैंकों के भूत को देखकर। और इसमें बैंकों तो मर जाता है लेकिन इसका बेटा भागने में कामयाब हो जाता है। इसलिए लोगों को मानना है कि हो सके आगे चलकर थ्री बीचेस की बात सच होगी, जो कि उसका भविष्य होगा। बैंकों का भूत उस पार्टी में पहुंचता है, बैंकों के भूत को एहसास करके जो है ओथेलो थोड़ा परेशान,
मैकबेथ थोड़ा परेशान सा रहता है, इधर उधर परेशान होता है। लेडी मैकबेथ भी अब बहुत अच्छे से नहीं रहने लगी है, परेशान परेशान रहने लगी है। जितनी वो पहले थी अच्छी, उससे बड़ा खराब हो गया है, मेंटल स्थिति उसका खराब है। उससे सोमनाबुलिस्ट हो गया था, वो नींद में चलती थी। क्या करती थी? सोमनाबुलिस्ट हो गई थी, नींद में चलने की बीमारी हो गई थी, और बार बार उसको जो है खून का और उसी का चीज का डर लगता था कि वहां हत्या हो रही है, मर्डर मर्डर, खून खून करके चिल्लाती है। तो ये जो है पागल हो जाती है लेडी मैकबेथ, और क्लियर नहीं बताया गया है, लेकिन ऐसा मानना है कि लेडी मैकबेथ जो है वो खुद से सुसाइड कर लेती है, और इस प्रकार मैकबेथ का जीवन जो है फिर झरझर स्थिति में जो है एकदम खराब होना शुरू हो जाता है। इधर जो है इसके बाद किंग डंकन जो है कि मृत्यु के बाद इसके बेटे भाग चुके हैं, बैंकों को मरवा दिया गया। अब ये पूरे स्कॉटलैंड पर जो है एक तानाशाही राजा के रूप में रहने लगता है मैकबेथ। लोग परेशान रहते हैं। इसी बीच में जो है मैकडफ भाग के इंग्लैंड जाता है, और इंग्लैंड जाके मैल्कम से मिलता है। तो यहां पर मैल्कम को के पास जब ये पहुंचता है तो मैल्कम डर जाता है कि शायद मैकबेथ ने इसे भेजा है, और वहां पर कहता भी कि बिना बच्चों का जो है क्यों ऐसे ऐसे आ गया, वो मारने आया होगा। तो खबर मिलता है कि लेडी मैकबेथ इनके बच्चों को भी मरवा दिया है विलियम शेक्सपियर ने, सॉरी मैकबेथ ने। तो मैकडफ बहुत दुखी होता है, और मैल्कम के साथ मिलकर इसको विश्वास दिलाता है कि ऐसा नहीं है, मेरे परिवार को भी समाप्त कर दिया गया है। मैं चाहता हूं कि आप जो है वहां के राजा हैं, आप उस गद्दी के अधिकारी हैं, इंग्लैंड के राजा से मदद लिया जाए और चढ़कर स्कॉटलैंड पर अटैक किया जाए। अंत में स्कॉटलैंड पर अटैक होता है, और उस अटैक में क्या होता है कि जो बिरनाम का जंगल है उसको लोग काट काट कर, और लकड़ी जो है जंगल पेड़ को पकड़ पकड़ के चलने लगता है। और चलने के क्रम में फिर भी लोग आके बताते हैं कि घर के चारों तरफ से जो है जो महल है, महल के चारों तरफ जो बिरनाम जंगल है वो चल रहे हैं। अब मैकबेथ थोड़ा परेशान सा होता है, लेकिन फिर सोचता है कि हमें मारने वाला तो कोई है नहीं, जो मां के कोख से जन्म लिया है और नेचुरल से जो जन्म हुआ हो, तो किसी के द्वारा मारा नहीं जाऊंगा। लेकिन इसी में से एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है मैकडफ। मैकडफ का जन्म होता है इसमें से सी सेक्शन से, सीजरियन जिसको कहते हैं, सीजरियन से, इसलिए मैकडफ मैकबेथ को अंत में आके तलवार से मार देता है, और यहां पर पुनः मैल्कम को उस स्कॉटलैंड का राजा बना दिया जाता है। और उसके बाद खत्म सीन होती है, लेकिन लोगों का मानना कि हो सके आगे चलकर बैंकों का भी खानदान इसमें क्या हो, तो आके क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो ये भी एक तरह से जो है एस्पिरेशन का जो है ट्रेजेडी तो था, लेकिन ट्रेजेडी ड्यू टू द एरर ऑफ जजमेंट, डिसीजन गलत लिया गया। विलियम शेक्सपियर अक्सर दिखाते थे। ट्रेजेडी की सबसे बड़ी खासियत होती है हेमरसिया। क्या होती है? हेमरसिया, जो एरिस्टोटल ने अपने पोएटिक्स में चर्चा किया था कि हेमरसिया क्या होता है, एरर ऑफ जजमेंट होता है। डिसीजन लेने की गलती के कारण जो है ये सारा मामला बर्बाद हो गया। नहीं तो एक अच्छा थैन ऑफ काउडर के रूप में एक अच्छी जिंदगी जिया जा सकता था, लोग इसे पॉजिटिव रूप से याद कर सकते थे, लेकिन ये खुद इस प्ले को किस रूप में बदल दिए हैं, ट्रेजेडी के एक नया रूप दे दिए। इसके अलावा हम आपको एज यू लाइक इट की स्टोरी आपको भेज दिया जाएगा वीडियो, एक बार सुन लीजिएगा, 10 मिनट का वीडियो है, और हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन को लाते हैं और क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। हाउ मेनी प्लेज डिड विलियम शेक्सपियर राइट? विलियम शेक्सपियर ने टोटल कितने प्ले को लिखा है? हमने आपके साथ 300 क्वेश्चन का भेजा था, 374, लेकिन उसमें से केवल 104 या 103 क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्टेड यहां पे लाया है, जिसको ध्यान रखना है। बाकियों से कोई मतलब नहीं है, बाकियों को आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 37, 27, 58 और 38 कितना प्ले इन्होंने लिखा? तो पहला आंसर बिल्कुल सही है, मैल्कम को राजा बना दिया गया। मैल्कम बड़ा बेटा, बड़ा जो बेटा था मैल्कम, उसे राजा बनाया गया। फिर डोनाल्डवेन भी आ जाता है। तो 37 प्ले लिखा गया था, बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन, द फ्रेज अ स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज रेफर्ड टू शेक्सपियर बाय डैश। किसने कहा कि विलियम शेक्सपियर जो है स्मॉल लैटिन जानता है और लेस ग्रीक जानता है? यह बात किसने कहा था? मिल्टन ने, सैमुअल जॉनसन ने, बेन जॉनसन ने, वेरिटी ने किसने कहा था यह बात? विलियम शेक्सपियर के बारे में यह स्टेटमेंट किसका है?
बिल्कुल सही आंसर है बेन जॉनसन का। किसका है? तो बेन जॉनसन कहते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में कि भाई वो क्या जानते थे? स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। तीसरा, स्ट्रेटफोर्ड इज अ चार्मिंग लिटिल विलेज। स्ट्रेटफोर्ड एक छोटा सा टाउन सा गांव था। कहां पर था वो? किस शहर में? जगह का क्या नाम था? डर्बीशायर, बारविकशायर, हर्बिट, हर्टिफर्ड्सशायर, शायर, नन ऑफ दिस। कमेंट देख लें। हाँ, एमसीक्यू आपके पास ऑलरेडी भेजा गया था। तो क्या हो जाएगा आंसर? वारविकशायर। 4, इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडी द डोमिनेंट नोट क्या होता था? डोमिनेंट क्या होता था इसमें? डेस्टिनी इज कैरेक्टर, कैरेक्टर इज डेस्टिनी, रीजन इज सुपेरियर, कैरेक्टर हैज नो रोल। विलियम शेक्सपियर के प्ले में क्या होता था इसमें से? विलियम शेक्सपियर जो ट्रेजेडी लिखते थे उसमें क्या दिखाया जाता था? डेस्टिनी इज कैरेक्टर, कैरेक्टर इज डेस्टिनी, क्या होता था? यस, बिल्कुल सही है। करेक्टेड इज डेस्टिनी को दिखाया जाता था कि आप जैसा करेंगे आपका जो गलती होगा उसका परिणाम आपको भुगतना होगा। यही चीज बिल्कुल जो है दिखाया जाता था विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडी में। ठीक है। हॉलो फ्रेशनेस, एस छूट गया, इज अ स्कूल मास्टर इन वन ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले। शेक्सपियर के प्ले में एक व्यक्ति हॉलो फ्रेशनेस, हॉलो फर्नेस, हॉलो फर्नेस जो है स्कूल मास्टर है शेक्सपियर का एक वर्क में। नाम क्या है? हैमलेट, मैकबेथ, लव लेवर लॉस्ट, मिडनाइट। तो एक चीज तो क्लियर हो पाया ना कि ये दोनों नहीं होगा। पढ़ने से एक सबसे बड़ी फायदा आपको क्या होगा कि आप क्वेश्चन को छांटने में सक्षम हो पाएंगे। आप क्वेश्चन को क्या कर देंगे? छांटने में सक्षम हो पाएंगे। तो देखिए हैमलेट और किंग लियर में, सॉरी मैकबेथ में इस नाम का कैरेक्टर का कोई सीन नहीं है। तो ये किसका है? लव लेवर लॉस्ट का कैरेक्टर है। किसका कैरेक्टर है? लव लेवर लॉस्ट का कैरेक्टर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5, द डिफीट ऑफ द आर्मंडा, द डिफीट ऑफ द आर्मदा ये कब हुआ था? 1589 में, 1777 में, 1857 में, 52 में और 1888 में। कब पब्लिश हुई? 1588, 1888 तो होना ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है। 1589, 1577, आंसर बताइए। तो आंसर हो जाएगा 1588। द नैरेटिव पोएम वेनस एंड एडोनिस, ये एक नैरेटिव पोएम था। किसको डेडिकेट किए थे वो? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को, बैरन ऑफ टिसफील्ड को, हेनरी ब्रिलसेल्सी को एंड टू दीज थ्री, तीनों को किसको किया था? जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखना है, ऐसे सबको याद रहता है अर्ल ऑफ साउथ करा है साउथहैम्पटन, लेकिन ध्यान रखना है ये तीनों को जो है डेडिकेट किया गया था, तीनों को। नेक्स्ट, इन 1609 याद होगा 1609 में इन्होंने बहुत सारा सोनेट लिखा था। और सीप वाज रेक्ट, सीप डूब गया ऑन अननोन बर्मुडाज
बर्मुडा कैम टू नोन एज डेथ, तो बर्मुडा किस नाम से जाना गया? द लाई ऑफ डेविल्स, द वैलीज ऑफ डेथ, डेविल्स वैली एंड द लाई ऑफ गॉड। 1609 ईस्वी में जो शिप रेक्ट हुआ, अंजन आपका आंसर आ रहा है, प्रीति लता, यस। तो यहां पर आंसर हो जाएगा, ये लाई की जगह एल्स था, ऑफ द डेविल्स आइल, ये आई था, ये एल था, आइल ऑफ डेविल्स, डेविल्स। बर्मुडा जाना जाता है, कैम टू बी नोन एज आइल ऑफ डेविल्स। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड? विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है जो पूरा फिनिश नहीं हो पाया था, उसका नाम क्या था? एक बात आपको बता दें कि क्वेश्चन जो हमने आपको शॉर्ट करके लाया, ये केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया गया, क्योंकि 300 रटना संभव नहीं है। तीन सौ क्वेश्चन को रटना संभव नहीं है। तो कहा जाता है कि इसमें से हेनरी एट जो है यह अधूरा रह गया था, एंड पॉसिबली द लॉस्ट कार्डेनियो। तो आंसर हो जाएगा ए 10। इन अ वर्ड, ही इज द यूनिवर्सल पोएट। दिस इज द ओपिनियन ऑफ लॉन्ग अबाउट हुम। लॉन्ग का ओपिनियन था किसके बारे में? विलियम शेक्सपियर के बारे में, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, मिल्टन के बारे में, पीबी शैली के बारे में। ये ओपिनियन था लॉन्ग का किसके बारे में? याद रखना है, विलियम शेक्सपियर के बारे में। ही इज द यूनिवर्सल पोएट। नेक्स्ट, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेज कैम इन 1623। 1623 में पहला फोलियो आया, एंड फॉर दिस क्रेडिट गोज टू टू एक्टर्स, लेमिंग, हेमिंग होगा यहां पर, एच है, एंड कंडेल। द फोलियो कंटेन प्लेज, वन प्ले वाज नॉट इंक्लूडेड, विच वन? तो देखिए 1623 में जो आया, तो इसमें एक प्ले इसमें से नहीं आया था, बाकी सब आया था। हैमलेट भी था, एज यू लाइक इट भी था, सिम्बेलाइन भी था, उसमें एक को नहीं था, उसका नाम था पेरिसिल्स। क्या नाम था? पेरिसिल्स जो है, इसकी चर्चा नहीं की गई थी उस वर्क में। मेनका कह रही है सर मेरा कमेंट नहीं आ रहा है, आपका कमेंट बिल्कुल आ रहा है। हम इतने लोगों का नाम बस नहीं ले पा रहे हैं, और ये एक तरह से जो है ना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसका रिवीजन करवा दे रहे हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहे। और आशा करते हैं कि कल के लिए आप तैयार होंगे। कल आपका नाउन, क्लाउज एंड बेसिक्स, तो बेसिक्स से तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 चैप्टर हम आपसे क्वेश्चन का पूछने वाले हैं, उसमें क्लॉज एंड फ्रेज है और आपका नाउन का क्वेश्चन होंगे। तो आप कल के लिए रेडी हैं, क्योंकि आपकी होमवर्क दी गई थी कल तक के लिए, नाउन, क्लाउज एंड बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। कल के बाद आपका प्रोनाउन जो है होमवर्क हो जाएगा, पूरा प्रोनाउन उसमें होमवर्क में रहेगा आपका। तो आप रेडी रहेंगे कल के लिए नाउन और क्लॉज एंड फ्रेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टडी नेचर इन हिज वर्क। टू स्टडी नेचर इन हिज वर्क इज लाइक एक्सप्लोरिंग अ न्यू एंड ब्यूटीफुल कंट्री। इसका मतलब है एक नया कंट्री एक्सप्लोर कर रहे हैं आप। हु सेड अबाउट द शेक्सपियर के बारे में, कि शेक्सपियर की किताब में यदि का नेचर की स्टडी करना चाहते, समझिए नया एक्सप्लोर करना चाहते दुनिया का। रिकेट ने कहा, एल्बर्ट ने कहा, लॉन्ग ने कहा था, सैम्पसन ने कहा था। ये बात विलियम शेक्सपियर के बारे में किसने कहा था? ये बात विलियम शेक्सपियर के बारे में किसने कहा था? तो ये बात लॉन्ग ने कहा था। कौन कहा था? लॉन्ग ने। नेक्स्ट, आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक एंड एनी पर्सन or any event in my life ever made so great an impression upon me as the plays of Shakespeare.
किसने कहा था कि जो शेक्सपियर का प्ले हमारे दिमाग पर, दिलो दिमाग पर जो अपनी पहचान बनाई, वो आज तक किसी ने नहीं बनाया था? ये बात किसने कहा है, ये बताइए। ये बात किसने कहा था? मिस लॉन्ग ने। किसने कहा था? गॉथी ने। किसने कहा था ये बात कि मेरे मन पर जो गहरा प्रभाव डाला है, उस ये बात जो है गॉथी ने कहा था। लिखेंगे आंसर 14 में क्या हो जाएगा? 13 में, तो 13 में हो जाएगा गॉथी। 14 हु पब्लिश्ड द फर्स्ट लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर इन 1709? निकोलस रॉबी, कंडेल, हैमिंग एंड डॉर्डन। किसने पब्लिश किया विलियम शेक्सपियर का लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर? लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर किसने पब्लिश कराया? लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर, लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर किसने पब्लिश कराया? तो निकोलस रॉबी ने, निकोलस रॉबी ने पब्लिश कराया था। नेक्स्ट, हु attacked Shakespeare in a pamphlet called A Grot's Birth of Beat Brought with a Million of Repentance, पछतावा के साथ? रॉबर्ट ग्रीन ने, नैश ने, थॉमस लॉज ने एंड क्रिस्टोफर मार्लो ने। किसने यूनिवर्सिटी बिट्स में से किसने ये बात को? रॉबर्ट ग्रीन ने, थॉमस नैश ने, थॉमस लॉज ने, क्रिस्टोफर मार्लो ने। किसने कहा? हु अटैक द शेक्सपियर पे अटैक किया पैम्पलेट पर। और पैम्पलेट कॉल्ड क्रॉट्स बर्थ ऑफ बीट ब्राउट विथ अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस। तो ये रॉबर्ट ग्रीन ने, किसने कहा था? रॉबर्ट ग्रीन ने अटैक किया था विलियम शेक्सपियर पे। ग्लोब थिएटर, ग्लोब एंड ब्लैक फेरियर आर द नेम ऑफ द थिएटर विच आर एसोसिएटेड विद दैट। ये जो ग्लोब थिएटर था और ब्लैक फेरियर थिएटर था, ये किससे संबंधित था? बेन जॉनसन से, पेंटर से, मिल्टन से, विलियम शेक्सपियर से? आंसर बताइए। तो याद रखना है ये विलियम शेक्सपियर से संबंधित था। आपने देखा भी होगा रोज थिएटर का भी चर्चा हुआ था कि रोज थिएटर किससे संबंधित था, है ना? तो याद रखना है ये थिएटर विलियम शेक्सपियर से संबंधित था। शेक्सपियर प्रोबेबली wrecked with worked with someone in the last two parts of Henry VI and Richard III. Who is he? रिचार्ड थर्ड और हेनरी सिक्स में अकेले वो काम नहीं किए हैं, यूनिवर्सिटी बिट्स के साथ मिलकर काम किए हैं। वो कौन थे जिनके साथ ये मिलकर काम किए थे? मार्लो, ग्रीन, लॉज, नैश। ये चारों यूनिवर्सिटी बिट्स है। किसके साथ मिलकर विलियम शेक्सपियर काम किए इनमें से? विलियम शेक्सपियर किसके साथ मिलकर काम किए हैं? याद रखना है क्रिस्टोफर मार्लो के साथ इसमें मिलकर काम किए हैं। द क्वीन कमांडेड शेक्सपियर टू शो फॉल्स्टाफ इन लव, देन शेक्सपियर रोट अ प्ले, विच वन? कौन सा प्ले उन्होंने लिखा जिसमें क्वीन ने कमांड किया था कि हमें दिखाओ फॉल्स्टाफ को दिखाओ इन लव, प्यार में? तो कौन सा प्ले लिखा गया था क्वीन के कमांड पे? मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, फॉल्स्टाफ्स मैरिज, नन ऑफ दीज, हेनरी फोर्थ पार्ट 4। कौन सा प्ले था जो क्वीन के कमांड पर लिखी गई थी? क्वीन के कमांड पर लिखा गया प्ले था, उसका क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18। तो ध्यान रखना है मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर जो है क्वीन के कमांड पर, एलिजाबेथ के कमांड पे लिखी गई थी, परफॉर्म किया गया था 19। शेक्सपियर्स
कंटेम्प्रोरी वॉज डैश, शेक्सपियर के कंटेम्प्रोरी कौन थे? देखिए भाई, अब आप कहेंगे बात 64 तो 64 1387 1400 ईस्वी तक रहा, तो 1400 और यहां कहा 1564, तो सवाल ही नहीं उठता है कि आए। इसलिए मैंने एक बात और कहा था आपसे कि जिसको पीरियड याद रहेगा कि भाई किस पीरियड में विक्टोरियन कौन है, रोमांटिक कौन है, कब से कब तक रहा, तो एटलीस्ट छाटने तो आ ही जाएगा। तो कह रहा है विलियम शेक्सपियर का इसमें से कौन जो है कंटेम्प्रोरी रहा है, सहकर्मी, उनके सामने उसी समय में लिखने वाले राइटर का नाम बताइए जो विलियम शेक्सपियर के सामने उसी समय में लिख रहे हो। तो एलिजाबेथन बात हो रही है, एलिजाबेथन के समय मिल्टन कहां से आएगा भाई, अगस्टन एज में मिल्टन था, तो बेन जॉनसन इनके टाइम के थे, है ना, इसलिए तो इन्होंने अटैक की, कमेंट भी किया था। वन दैट लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल, हु इज द स्पीकर, कौन है इसमें, कौन बोलता है वन दैट लव्ड, वो एक जो प्यार करता है, नॉट वाइजली बट टू वेल, अच्छे से, एंटोनियो, बायोला, ओथेलो, डेस्टिमोना, ये लाइन किसने बोला है, ये लाइन किसका है? ओथेलो बोलता है, क्योंकि ओथेलो रियली बहुत प्यार करता था डेस्टिमोना से, लेकिन दूसरे के बाद में आके अपनी डेस्टिमोना को तकिया से मुंह दबा के मार देता है। नेक्स्ट, द टेम्पेस्ट, पेरिसेल्स, सिम्बेलाइन एंड द विंटर्स टेल आर द लास्ट प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर। टेम्पेस्ट जिसमें सबसे लास्ट है 16 से 11, कह रहा है दे आर नाइदर प्योरली कॉमेडीज नॉर प्योरली ट्रेजेडी, हेंस दे आर कैटेगराइज्ड एज डैश। तो ये क्या था? टेम्पेस्ट, पेरिसेल, सिम्बेलाइन को और विंटर्स टेल को आप पूरे कॉमेडी
इसका पीडीएफ आपके ग्रुप में भेज दिया गया है। इसका पीडीएफ जो है आपके ग्रुप में भेज दिया गया है। आप देखिएगा आपके ग्रुप में ऑलरेडी 300 क्वेश्चन भेजा गया है। फिर से हम ये मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको भेज देंगे, जो ये मेन इंपोर्टेंट है उसमें आंसर की भी है, मिला लीजिएगा। आई होप कि अब आवाज जा पा रहा होगा। अब क्लियर है आवाज? इसका पीडीएफ जो है आपके ग्रुप में भेज दी। ठीक है, तो यहां पर जो है विलियम शेक्सपियर के बारे में डीएच चार्ल्टन लिखा। उसके बाद इनके बारे में एसटी कॉलेज ने कहा था मैरिड माइंडेड शेक्सपियर। ये आवर मैरिड माइंडेड शेक्सपियर किसने कहा? तो एसटी कॉलेज ने कहा था। गुड वुमेन बॉम्स हैव बोर्न बैड सन। अच्छे मां के जो गर्भ से भी बूढ़े बेटे का जन्म हो जाता है। गुड बॉम्स हैव बोर्न बैड सन। हु सेज दिस? किसने ये बात कहा था? बायोला in Twelfth Night, Rosalind in As You Like It, one of these, यहां है none of these, मिरांडा इन द टेम्पेस्ट। किसमें ये कहा गया था? लाइन फेमस है कि अच्छे मां के से भी बुरे संतान जन्म लेते हैं। अब साउंड आ रहा होगा आई होप। किसने ये कहा था? ये टेम्पेस्ट का लाइन है। मिरांडा बोलती है टेम्पेस्ट में कि अच्छी मां से भी बुरे बेटा का जन्म होता है। आई एम अ फूल टू बीव टू व्हाट आई एम ग्लैड ऑफ। टेम्पेस्ट का ये लाइन है। हु इज द स्पीकर? आई एम अ फूल टू बीव एट व्हाट आई एम ग्लैड ऑफ। मैं बेवकूफ हूं जो रोने वाली, खुशी होने वाली बात पर मैं रोता हूं। ये स्पीकर कौन है? बायोला बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि बायोला करेक्टर है ट्वेल्थ नाइट का। सबसे बड़ी बात देखिए पोर्सिया। अब देखिए पोर्सिया किसका करेक्टर है? तो सबसे बड़ी चीज होता है आपको यह ध्यान रखने का कि करेक्टर कौन किसका है। इससे आप क्या करेंगे ना, ऑप्शन छांट लेंगे। तो आंसर बताइए ऑप्शन छांट के कौन हो सकता है इसमें? ऑप्शन छांट के आप बता सकते हैं कि इसमें आंसर कौन हो सकता है? आई एम अ फूल। तो चूंकि एक ही वो कैरेक्टर दिख रहा है ना, वहां कौन है? मिरांडा। कैरेक्टर कौन है? मिरांडा है। अभी हाल फिलहाल में बताए थे कि धोखा का दूसरा नाम औरत है। ये किसने कहा? बायोला हरसेल्फ, हैमलेट टू हिमसेल्फ, हैमलेट टू क्वीन गटरूड एंड बायोला टू ओलिविया। तो बायोला ओलिविया क्यों कहेगा? तो याद रखना है ये बात कही गई थी। हेलमेट क्या है? हैमलेट टू क्वीन गटरूड, हैमलेट टू हिमसेल्फ। किसने कहा था? धोखा का दूसरा नाम वुमेन है। हमने कहा भी था कि तेरा नाम धोखा रख दू। वहां कोई रहता नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि हैमलेट को कहा गया था, लेकिन वहां पर वो खुद से हैमलेट कहता है द फ्राइलिटी दाई इज वुमेन, नेम दाई वुमेन। महिला का दूसरा नाम धोखा है, ये हैमलेट बोलता है। दैट वन मे स्माइल एंड बी अ विलेन। वेयर डज दिस लाइन अपीयर? दैट वन मे स्माइल एंड बी अ विलेन। मुस्कुराओ, खुश रहो और विलेन हो। ये ओथेलो का है लाइन। मैकबेथ का लाइन है। नन ऑफ दिस, ये बताइए किसका लाइन है? यागो नाम यह याद होगा। यागो का स्टेटमेंट होता है किसमें? तो यागो में था। दैट वन मे स्माइल एंड बी अ विलेन। हैमलेट में था। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्माइल एंड बी अ विलेन, ये हैमलेट का लाइन है। हिक इट यूविक इज हैमलेट एड्रेस दिस इज द घोस्ट इन हैमलेट। हैमलेट के घोस्ट हैमलेट से कहता है व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? जब हैमलेट का पिता किंग हैमलेट जो है मिलने आता है तो बोलता है इक एट
यूबिक, इसका मीनिंग क्या? हेयर एंड देयर, हाई गुड बॉय, देयर एंड देयर, हेयर एंड एवरीवेयर। 29 का इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? कहते यहां और हर जगह मैं रहूंगा, तो याद रखना है हिक बिक एवरीवेयर, इसका मतलब है हेयर एंड एवरीवेयर। ओ हैमलेट, thou has cleft my heart in twain, who speaks it? किसने कहा? ओ हैमलेट, thou has cleft my heart in the twain, ओफिलिया ने, क्वीन गटरूट ने, प्लेयर क्वीन ने, एंड नन ऑफ दिस। ये लाइन किसने कहा था? ओ हैमलेट, तुमने, और thou hast cleft my heart, दुख पहुंचाया है। क्वेश्चन नंबर 30। अब तो जा रहा होगा आवाज, अब जा रहा होगा आवाज, देखिए अब आपके पास आवाज जा रहा होगा। तो अपने बेटा से मां कहती है, गटरूड कहती है कि तुमने मुझे दुख दिया है। वी नो व्हाट वी आर बट नो नॉट व्हाट वी मे बी। ये लाइन हैमलेट से जब वो मिलने जाती है तो ओफिलिया बोलती है कि वी नो व्हाट, हम जानते हैं कि हम लोग क्या है, बट वी नो नॉट व्हाट वी मे बी, क्या होने वाला है ये तो हम नहीं जानते हैं। तो ये लाइन कौन बोलता है? ओफिलिया। किससे? हैमलेट से। नेक्स्ट, देयर इज ए डिवाइनिटी दैट सेव्स आवर एंड। कह रहे हैं हर चीज जो डिवाइनिटी है जो हमारा एंड को सेव करता है, जब समाप्त होना होगा समाप्त होगा। ये लाइन कौन बोलता है? हैमलेट, एंटोनियो, ब्रूटस एंड होरेसियो। ये लाइन किसका है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए, ये लाइन किसका है? देयर इज ए डिवाइनिटी, देयर इज ए डिवाइनिटी, ये लाइन बोलता है प्रिंस हैमलेट। बेटर अ विटी फूल देन अ फुलिश बिट, बेटर अ ब्यूटीफुल देन अ फुलिश बिट, हु स्पीक्स। ये लाइन कौन बोलता है? फेस्टी, जैक्यूज, मलवलियो एंड टचस्टोन। ये सब 12th नाइट के कैरेक्टर हैं। तो पूछा जा रहा है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये स्टेटमेंट किसका है? फेस्टी कहता है बेटर अ ब्यूटीफुल देन अ फुलिश बिट, बनने से अच्छा है ब्यूटीफुल बेवकूफ के तरह ही रहना बेहतर है। फेस्टी। Who brings the message from Olivia's maid that Olivia would mourn the loss of her dear brother for a period of 7 years, and during that time nobody would be able to see her face। ये 12th नाइट का वर्क है। वो कौन आता है ये मैसेज लेके? हु ब्रिंग्स द मैसेज फॉर ओलिविया फ्रॉम मेड? वेलेंटाइन, क्यूरियो, सिसारियो एंड फेस्टी। 12th नाइट का ये कैरेक्टर है। ये न्यूज किसने क्यों लाया कि अब इसका भाई का डेथ हो गया, इसलिए वो 7 साल तक किसी से बातचीत नहीं करेंगे, अलग रहेंगे। प्यार मोहब्बत की बात तो दूर की चीज है। हु ब्रिंग्स द मैसेज? तो ये मैसेज वेलेंटाइन कौन लेके आता है? वेलेंटाइन लेके आता है कि वो 7 साल तक किसी से बातचीत नहीं करेगी। आई शुड किल दी विथ मच चेरिसिंग, हु सेज। आई शुड किल दी विथ मच चेरिसिंग, किसने कहा? रोमियो इन रोमियो एंड जूलियट, एंटेनियो इन एंटेनियो क्लेपेट्रा, लियोपाट्रा इन एंटेनियो एंड क्लियोपेट्रा। ये लियो नहीं, सी होगा, क्लियोपेट्रा। एंड जूलियट इन रोमियो एंड जूलियट। कौन किससे कहा था? ये किसने किससे कहा था? जूलियट ने रोमियो से कहा था।
अब क्लियर है आवाज? आशा करते हैं अब क्लियर होगा। आवाज क्लियर है अब? आवाज क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा डी। हु इज दैट कैन टेल मी हु एम आई? हु इज दैट कैन टेल मी हु आई एम? किंग लियर, प्रोस्पेरियो, कॉर्डेलिया, ड्यूक ऑर्सिनो। तो चूंकि इसमें जो नीचे का ये कैरेक्टर है ये है आपके ओथेलो का, ड्यूक ऑर्सिनो जो है वो है आपका 12th नाइट का। किंग लियर एंड कॉर्डेलिया में किसने ये बात कहा था ये बताइए? 36। तो इज दैट कैन टेल मी हु एम आई? पागल हो गया था बूढ़ा। जब राजा किंग लियर पागल हो गया था, जल्दी से बताइए आंसर। तो जब राजा पागल हो जाता है, जब राजा पागल हो जाता है तब वो कहता है किंग लियर। नेक्स्ट, हु इन्फॉर्म्स दैट, कौन इन्फॉर्म करता है कि ओथेलो और डेस्टिमोना आर लॉजिंग इन द सेगिट्री इन एंड आफ्टर सीक्रेट मैरिज? जब भाग के शादी कर लिया तो याद है यागो के कहने पर, यागो के कहने पर रोड्रिगो जो है जाके इन्फॉर्म करता है ब्रेवेंसियो कि आपका बेटी और दामाद जो है मौज मस्ती कर रहा है। As flies to wanton boys are we to the gods, they kill us for their sport. Who utters? ये लाइन किसने कहा है? As flies to wanton boys are we the gods, they kill us for their sport. करा है who utters? Gloucester in King Lear in King Lear, Cordelia in King Lear, none of these. ये लाइन जो है किसने कहा था? एज फ्लाइज टू वांटन बॉयज, मनमौजी लड़का की तरह। ग्लॉस्टर जो है किंग लियर का दोस्त है, यही बोलता है। नेक्स्ट, क्वार्ट्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। ये बहुत वीवीआई है और ये जो वर्क है ना इसका नाम है जूलियस सीजर। क्या नाम है? जूलियस सीजर का ये लाइन है कि जो डरपोक होते हैं वो हजारों टाइम मरते हैं बिफोर देयर डेथ एंड द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ द डेथ एवर्ट वंस। लेकिन योद्धा जो होता है वो केवल एक ही बार मरता है। ये वीवीआई लाइन है जूलियस सीजर का, लिख लीजिए। वेरिएंट मतलब होता है योद्धा, वीर। नेक्स्ट, आई हैव अ मैन्स माइंड बट अ वुमेन्स माइट। किसने कहा कि माइंड है पुरुष का लेकिन हिम्मत जो मेरे अंदर है, ताकत जो मेरे अंदर है वो क्या है? स्त्री वाला है। ब्रूटस ने वाइफ पोर्सिया से कहा, सीजर ने वाइफ कैलिफोर्निया से कहा, ऑरलैंडो ने वाइफ रोजालिंड से कहा। किसने किससे कहा था कि आई हैव अ मैन्स माइंड बट अ वुमेन्स माइट? मेरे अंदर ताकत जो है ना स्त्री वाला है, दिमाग पुरुष वाला है लेकिन दिमाग जो है वो क्या है? स्त्री वाला है। तो ये बात ब्रूटस अपनी पत्नी पोर्सिया से कहता है। खैर, अभी आपको बता दें कि ट्रायो बीचेस जो रहती है, ट्रायो बीचेस जो रहती है, ट्रायो बीचेस जो है वो आपस में बात करती है और कहती है फेयर इज फॉल, फॉल इज फेयर। ये मैकबेथ का लाइन है। किसका लाइन है? मैकबेथ का लाइन है। ट्रायो बीचेस का कॉन्सेप्ट है जो अच्छा है वो बुरा है, जो बुरा है वो अच्छा है।
Had he not resembled my father as he slept, I had done it. Lady Macbeth speaks these words. कह रहा है in which who is he here. यहां पर ही कौन है, किसको देखकर उसको लगता है, किसको देखकर उन्हें लगता है कि ये मेरे पिता के समान नहीं दिख रहा है, किसको देखकर इसको लगता है कि ये तो मेरे पिताजी की तरह है। लेडी मैकबेथ किसके बॉडी को देखकर कहती है कि तो मेरे पिता के समान दिख रहे हैं। मैकबेथ को लगता है had he not resembled my father as he slept, I had done it, मैंने इसे कर दिया। लेडी मैकबेथ स्पीक्स दीज वर्ड, तो ये जो वर्ड है लेडी मैकबेथ बोलती है कि मेरे पिता के समान है। तो ये जो है किसको देखकर बोलती है, किंग डंकन को देखकर। किसको देखकर, किंग डंकन को देखकर वो बोलती है कि ये किंग डंकन जो है मरा पड़ा है और ऐसे लग रहा है ये मेरे पिता के समान है, मेरे पिता के समान है। और यही बात इस बात का जो है सिंबल होता है, इसमें लेडी का गुण था। माइन एटर्नल ज्वेल गिवन टू द कॉमन एनिमी ऑफ मैन, कॉमन एनिमी ऑफ मैन, हु इज द स्पीकर। माइंड एटर्नल जर्नी ज्वेल जो है हमारे अंदर की जो थिंकिंग है वही हमारी दुश्मन है। ये कौन बोलता है, लेडी मैकबेथ, बैंको, हैमलेट एंड मैकबेथ। 43। तो ये लाइन बोलता है कौन, मैकबेथ बोलता है कि हमारे अंदर की जो ज्वेल है ऑफ थिंकिंग है यही हमें अच्छा बनाता है और बुरा बनाता है। कॉमन एनिमी ऑफ ह्यूमन मैन है हमारे अंदर की इच्छा। थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड। व्हाट इज डन इज डन, जो हो गया सो हो गया, बात खत्म। जब मार देता है राजा को, किंग डंकन को, तो क्या कौन बोलता है ये बात, व्हाट इज डन, जो हो गया सो हो गया। ये कौन बोलता है, तो याद रखना है मैकबेथ बोलता है। जब मार ही दिए तो बात खत्म, मार दिया तो मार दिया। द नाइट इज लॉन्ग दैट नेवर फाइंड्स द डे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द नाइट इज लॉन्ग दैट नेवर फाइंड्स द डे, किसका ये लाइन है, रोज बोलती है, मैकडफ का लाइन है, मेलकम का लाइन है। नाइट इज लॉन्ग दैट नेवर फाइंड्स द डे, ये दोबारा दिन नहीं आएगा, अपने पिता के डेथ के बाद बोलता है। किसका ये लाइन है, मेलकम ये बात बोलता है। कौन बोलता है, ये लाइन मेलकम का है। क्या है, क्लियरिटी इज नेवर मोर एडमायर्ड देन बाय द नेग्लिजेंट हु अटर्स। ये किसने कहा था कि नेग्लेक्ट करना ही अच्छा है, ऑक्टिविया ने, पोर्सिया ने, क्लियोपेट्रा ने, ब्रूटस ने। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 प्रियंका कह रही सी बी में पता कभी कभी नहीं चलता है, जब क्वेश्चन को लिख के आप देंगे तो पता चलता है। 47 में नहीं, 46 में आ गए, क्लैरिटी। किसका लाइन है ये, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा में क्लियोपेट्रा जो है ये लाइन को बोलते हैं। हेयर इज द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टील, अभी भी खून का जो है स्मेल आ रहा है, याद रखना है। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, इस हाथ को जो है अरब देश का कोई भी, हालांकि ये क्या है, हाइपर बोली है,
मेटाफर भी है, और क्या है, मेटाफर भी है। तो यहां पर जो है हाइपरबोली यूज किया गया है। तो ये लाइन कौन बोलता है, मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, लेडी मैकडफ, किसके द्वारा ये बोला जाता है लाइन, ये सेंटेंस किसके द्वारा बोला जाता है ये बताना है, किसके द्वारा ये लाइन बोला जाता है। लेडी मैकबेथ बोलती है कि अब इस हाथ को चाहे कितना भी अरब देश का जो है परफ्यूम लगा दिया जाए, इसके स्मेल नहीं जा सकते, क्योंकि ये दागी हो गया हाथ, क्योंकि मर्डर हुआ है। 48, ओह व्हाट अ गुडली आउटसाइड फॉल्सहुड हैज, हु सेड, किसने कहा, एंटोनियो इन मर्चेंट ऑफ वेनिस, एंटोनियो इन ट्वेल्थ नाइट, एंटोनियो इन क्लेओपेट्रा, एंड नन ऑफ दिस। स्वाभाविक बात है कि यहां पर ट्वेल्थ नाइट में एंटोनियो कहां से आएगा, सवाल ही नहीं उठता है। अब आपको बताना है कि एग्जैक्ट आंसर होगा क्या। लेडी मैकबेथ के बाद 48 में बताइए। एक एंटोनियो क्लेओपेट्रा है और एक एंटोनियो है जो कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में बोलता है। नेक्स्ट, ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, बहुत इंपोर्टेंट और वीवीआई लाइन है। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होता, और चमकती हुई चीज सोना नहीं होता। यहां दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड, ये पूछा भी जाता है कि फ्रेज में ये क्या है, कौन सा फ्रेज, क्लाउज है। वेयर डज दिस लाइन अपीयर, टेम्पेस्ट में, टाइमिंग ऑफ श्रीव में, हैमलेट में, और द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। 49 नंबर क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो बहुत फेमस स्टेटमेंट है। ऑल दैट ग्लिटर्स, जो चमकती है वो हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का लाइन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होता। ये शेक्सपियर का लाइन है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। आई विल किस दाई लिप्स, happily some poison it doth hang on them to make me die with three restorative utters in Romeo and Juliet में ये लाइन बोला जाता है। किसके द्वारा बोला गया, आई विल किस thy lips, मैं तुम्हारे ओठों को चूमूंगा। जूलियट के द्वारा, पेरिस के द्वारा, रोमियो के द्वारा, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 50, आई विल किस दाई लिप्स, जूलियट बोलता है, कौन बोलते हैं, जूलियट टू रोमियो। आंसर ए। ऑल द वर्ड्स इज अ स्टेज, ये भी फेमस लाइन है। ये सारी दुनिया ही एक रंगमंच है, ये एक मेटाफर है, यह एक मेटाफर है। और ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया था, ये बहुत फेमस लाइन भी है, ये भी याद रखिएगा। एक मेटाफर है, ये लाइन बोला गया था किसके द्वारा, एमनीज, टच स्टोन के द्वारा, फेस्टी के द्वारा, जैक्यूज के द्वारा। ये किसके द्वारा बोला जाता है आपको बताना है। ट्वेल्थ नाइट का लाइन लग रहा है, ये लाइन लग रहा है ट्वेल्थ नाइट का है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन था, जैक्यूज का ये लाइन था। 51 नंबर क्वेश्चन बहुत वीवीआई। नेक्स्ट, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, वेयर डज दिस लाइन अकर, एज यू लाइक इट में, टेम्पेस्ट में, ट्वेल्थ नाइट में, और नन ऑफ दिस में। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी किसका लाइन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका मतलब आप लोगों ने देखा ही नहीं, हमने कहा था एक बार देख लीजिएगा, और इसलिए हम और शॉर्ट कर दिए हैं उस सारे क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को कम कर दिया गया है, सभी क्वेश्चन को शॉर्ट कर दिया गया, कम कर दिया गया। एज यू लाइक इट का ये लाइन है, किसका लाइन है, एज यू लाइक इट का ये लाइन है। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, अच्छी चीजें ही आपकी समस्या ला के देती है। ब्यूटी प्रोवोक्ड थीव्स सूनर देन गोल्ड,
ब्यूटी प्रोवोक्स thieves sooner than gold. कराया दिस लाइन appears in dash एंटोनियो एंड क्लेपेट्रा द टेम्पेस्ट में, एज यू लाइक इट में. ये किसका लाइन है? ब्यूटी प्रोवोक्स thieves sooner than old. sooner than old. यस, एज यू लाइक इट का ये लाइन है कि सुंदरता जो है इंसान को प्रोवोक करता है सोने से ज्यादा. ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विच. दिस इज लाइन फ्रॉम डैश. ब्रेविटी जो है आत्मा का क्षमता है, अनुभव है, नॉलेज है. हैमलेट का, टेम्पेस्ट का, एंटोनियो एंड क्लेपेट्रा का. अब एक माइंड में तो चल रहा होगा ना कि ये भाई यहां पर हैमलेट नहीं होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? जब उसे पता चलता है कि मेरे पिता का मृत्यु किसने किया है, वो कहता है ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट. हमें अंदर से ही किसी चीज को अपने मन में ही रखना चाहिए. ये बात हैमलेट ही बोलता है. आई एम श्योर केयर्स एन एनिमी टू लाइफ. दिस लाइन फ्रॉम डैश किससे लिया गया? आई एम श्योर केयर्स एन एनिमी टू लाइफ. दिस लाइन इज फ्रॉम वेयर? ट्वेल्थ नाइट, टेम्पेस्ट, एंटोनियो एंड क्लेपेट्रा. ऐसे तो कहेंगे सर ये तो डिफिकल्ट ऐसे भी होना है, क्योंकि ये बात तो पता ही नहीं चल रहा है ना कि पूरा किताब हमने पढ़ा ही नहीं विलियम शेक्सपियर का. तो जब पूरा किताब नहीं पढ़ा हुआ होता है तभी तो हम क्या करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइंस को क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के रूप में साधने का कोशिश कर रहे हैं ताकि यदि एग्जाम में आ जाए तो हम सभी इसको क्या करें, क्वेश्चन को बना सके. तो ट्वेल्थ नाइट का ये लाइन था, आई एम श्योर केयर्स एन एनिमी टू लाइफ. द बेटर पार्ट ऑफ द वैलोर. युद्धता जो है, वीरता का जो बेटर पार्ट है इज डिस्क्रेशन है, मतलब सतर्कता है. दिस लाइन इज फ्रॉम डैश. हेनरी फोर्ड, एंटोनियो एंड क्लेपेट्रा, द टेम्पेस्ट एंड नन ऑफ दिस. जो वीरता का जो प्रतीक है वो क्या है? सतर्कता है. वीरता का प्रतीक क्या है? सतर्कता है. ये किसकी लाइन है? हेनरी फोर का. किसका लाइन है? हेनरी फोर का ये लाइन है. द बेटर पार्ट ऑफ द वैल्योर इज डिस्क्रेशन. हु सिंग्स द सॉन्ग. कौन ये गीत गाता है? अंडर द ग्रीन वुड ट्री के नीचे. एंड ब्लो 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 द विंटर विंड इज इन एज यू लाइक इट में ये गीत गाता है. इसमें से कौन है वो गाने वाला? याद होगा दोनों बहन के साथ भागता कौन है? तो एमनीज, टच स्टोन, जैक्यूज, नन ऑफ दीज. इस तीन में से आखिर वो सिंग जो गीत है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ब्लो ब्लो विंटर विंड वाला, ये कौन गीत गाता है? ऐसा लगता है, याद रखना ये एमिन्स जो है इस गीत को गाता है. नेक्स्ट. When to the session of sweet silent thought, I summon up remembrance of things past. Who wrote this line? ये लाइन किसने लिखा है? चौसर ने, विलियम शेक्सपियर ने, मिल्टन ने. When to the session of sweet silent thought, I summon up. याद करते हैं रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट को, कि जब हम कोई चीज की याद में डूबते हैं साइलेंट थॉट में, तो हम बीती दिनों को याद करते हैं. ये बात किसने कहा है? शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वो शेक्सपियर ही होगा. तो आंसर रखना है याद, विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि हम बीते दिनों को याद करते हैं. ओ गॉड हाउ वेरी स्टेल एंड अनप्रॉफिटेबल सिम्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड. इस दुनिया के बारे में हु अटर्स दिस वर्ड्स, ये लाइन किसने कहा? डेस्टिमोना ने, ओफिलिया ने, मैकबेथ ने और हैमलेट ने. किसने कहा था ये लोग? ओ गॉड ये लाइन किसने कहा था? Oh God, how very stale and unprofitable seems to me all these uses of this world. तो उसको इंग्लैंड भाग जाता है, उसको पता चलता है चाचा ही मरवाने वाला है. तो ये लाइन किसने बोला था? हैमलेट ने. 60. Who speaks the epilogue in As You Like It का एपिलॉग किसने बोला है? रोजालिंड ने, ऑरलैंडो ने, जैक्यूज ने एंड सिलिया ने. किसने ये लाइन एज यू लाइक इट में एपिलॉग किसने बोला था? Who speaks the epilogue?
बस छोड़ देंगे, थोड़ा सा और बता दीजिए, एक क्वेश्चन बस, यही लास्ट बता दीजिए। Who speaks the epilogue in As You Like It? सबसे शुरू में ही कहता है कि ये जो है रोजालिंड के द्वारा क्या किया जाता है, एपिलॉग में ही बोला जाता है। वो स्पीक्स द एपिलॉग इन एज यू लाइक इट का एपिलॉग की शुरुआत किस कौन करती है, तो रोजालिंड करती है। सुमन के डर लगना है, डर के आगे जीत है, घबराइए नहीं। डर तो लगना स्वाभाविक बात है, डर उसी को लगता है जो पढ़ाई करते हैं। अब जो साफे नहीं पढ़ेगा वो तो सोचेगा चलो अंदाज पे मारेंगे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जो इंसान दिन रात एक कर रहा है उसको तो थोड़ा सा ये रहेगा। तो हमने आपको 300 लगातार भेज दिया था, लेकिन 300 देखने की जरूरत नहीं है। हम फिर से ये वाला आपके पास क्वेश्चन एक बार भेज देते हैं, जो 104 क्वेश्चन हमने एक साथ अलग किया है। ये क्वेश्चन देखना है, और हम खुद भी आप लोग के लिए जग रहे हैं। हम खुद नहीं चाहते हैं कि आपका समय कम है तो बहुत ज्यादा दे, हम ये चाह रहे हैं खुद ही कि उतना ही दे जितना जरूरत है और जितना से एग्जाम में आ जाए। तो बहुत ज्यादा होगा तो बर्डन आपका खुद बढ़ जाएगा, इसलिए हम खुद ही 400 क्वेश्चन देने के बाद भी फिर से हमने इसको छांट दिया है और 104 क्वेश्चन पे ले आए हैं। मात्र 104 क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं शेक्सपियर से, ताकि आपका बर्डन ना रहे ज्यादा, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही दे रहे हैं जो पूछा जा सकता है। बाकी तो से समंदर है, लेकिन जो ओवरऑल अच्छा पूरा की याद करने की जरूरत नहीं। अभी जो हम 100 भेजेंगे ना क्वेश्चन, ये वाला पीडीएफ, उसमें से आंसर मिला के, और अभी इतना ही बस रख लीजिएगा। 107 क्वेश्चन है या 106 क्वेश्चन, पूरा रटने की जरूरत नहीं है। और एक वीडियो, एक जो है लेक्चर आपको रिकॉर्डेड वाला मिला है, उसको जितना ज्यादा पढ़ सकिए पढ़ लीजिए। वो पूरा वीडियो आप जितना ज्यादा पढ़ सकेंगे पढ़िए। जो आप लोगों को एक बैच अलाउ हुआ है, वो बैच को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, वो आपको बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। बैच में 4 चांद लगाएगा आपकी तैयारी को। ठीक है, मिलते हैं कल। कल आपका दो दो होना है, एक तो इसको लिटरेचर में ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इसके साथ साथ पहले दिन में ही होगा तो टाइम निकाल के आपका ग्रामर का टेस्ट ले लेंगे, जिसमें नाउन होगा और फ्रेज एंड क्लाउज होगा। 2 टॉपिक होगा, एक नाउन होगा और एक क्लाउज एंड फ्रेज होगा। आशा करते हैं